मॉर्निंग एवरीवन। आई होप के सब अच्छे होंगे। चलिए जी, सेटिंग अप के अंदर आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नेम दिया हुआ है आपको फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस। ये हमारे मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 7 है जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए। एनजीओ वर्ड पढ़ते ही जो हमको चैप्टर के नेम के अंदर एनजीओ वर्ड दे रखा है, एनजीओ वर्ड को पढ़ते ही हमारे माइंड में क्या आता है सर कि एक ऐसी एंटिटी जो किसी सोशल कोज, किसी सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, हम उसको एनजीओ समझते हैं और हमारा समझना सही भी है, उसी को हम एनजीओ बोलते हैं। एनजीओ एक ऐसी एंटिटी है जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए कभी भी काम नहीं करती। किसी न किसी सोशल वेलफेयर को ऑब्जेक्टिव किसी न किसी सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एंटिटी हम फ्रेम करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं इसका। तो इन्हीं एंटिटीज के बारे में आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज हमारे सिलेबस में दे रखी है जो एनजीओ में कवर्ड है। साथ ही साथ उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगर हमको कल को फ्यूचर में एक एनजीओ ओपन करनी है तो एनजीओ कैसे ओपन की जाएगी, क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क चाहिए, क्या फी पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो सारा आपको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर हमको तीन तरह की एनजीओ दे रखी है। फर्स्ट वन इज सेक्शन 8 कंपनी, सेकंड वन इज ट्रस्ट एंड थर्ड वन इज सोसाइटी। तो इन तीनों तरह की एनजीओ के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन करनी है। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8 कंपनी को कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, और साथ ही साथ सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 कोरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी जो होगी, सबसे पहले बोल रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट होती है। और अगर हम पुराने वाले एक्ट की बात करें, 1956 एक्ट की बात करें, तो उसमें एनपीओ का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 25 था। मतलब अगर हमको एक एनपीओ ओपन करनी है कंपनी के फॉर्म में, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको ओपन करनी है कंपनी की फॉर्म में, तो वो अब जो हमारा लेटेस्ट एक्ट है 2013 वाला, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 8 में फॉल करती है। और पुराने वाले एक्ट में जो एनपीओ कंपनी थी वो सेक्शन 25 के अंदर फॉल होती थी। अब इसका मीनिंग क्या है वो दे रखा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर प्रमोटिंग। ये कह रहा है ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट की गई है। क्यों इनकॉर्पोरेट की गई है, प्रमोट करने के लिए, कुछ ना कुछ प्रमोट करने के लिए उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब क्या कुछ प्रमोट कर सकते हैं वो देखिए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्ट, provided the profits, if any, or other income is applied for promoting only the objective of the company। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है साइंस को प्रमोट करने के लिए, कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सेफ एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए अगर हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो उस कंपनी को फिर हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। साथ ही साथ बोल रहा है प्रोवाइडेड, ये बोल रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट होगा, सेक्शन 8 कंपनी के पास जो भी इनकम वगैरह होगी, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स किस में इस्तेमाल किए जाएंगे, उसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब सेक्शन 8 कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। सेक्शन 8 कंपनी के प्रॉफिट्स को हम उसी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, जिस स्पेसिफिक एक्टिविटी को हम प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, उसी एक्टिविटी के अंदर प्रॉफिट्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, सच अ कंपनी इज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी एंड इज एकिन टू एन एनजीओ। एकिन मतलब सेम, जैसी बोल सकते हो आप।
ये कह रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं एनजीओ के जैसी होती है। इन सम रिस्पेक्ट्स दे आर सिमिलर टू ट्रस्ट और सोसाइटी। ये कह रहा है कुछ फीचर ऐसे होते हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर जिसकी वजह से वो ट्रस्ट के जैसे और सोसाइटी के जैसे भी लगती है हमको। कौन? सेक्शन 8 कंपनी। एक्सेप्ट दैट सच कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। पर कह रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी तीनों का एक्ट अलग अलग है। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो हमेशा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी, पर ट्रस्ट कभी भी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं होगी और ना ही सोसाइटी कभी भी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होगी। उनका अपना रिस्पेक्टिव अलग एक्ट है इनकॉर्पोरेशन के लिए। Whereas a trust or society is registered under the regulations of respective state government where it is located। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में कुछ खास बातें दे रखी है। देखिए आगे क्या बोल रहा है। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड्स एज अंडर। अब कह रहा है कि जो सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके कुछ प्रोविजंस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। देखिए क्या प्रोविजंस डिस्कस किए हुए हैं। देखिए जी, अब यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में थोड़े बहुत प्रोविजंस डिस्कस किए हुए हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉल करते हैं। फर्स्ट प्रोविजन बात कर रहा है, वेयर इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट अ पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस proposed to be registered under this act as a limited company has its has in its object the promotion of commerce, art, science, sports, education, etc. intend to apply its profits, if any, or other income in promoting its objective, and intends to prohibit the payment of any dividend to its members। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है, अगर हम लोग मिल करके एक सेक्शन 8 कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी खोलने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है। तो कह रहा है कि आपको, मतलब हम लोगों को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम जो कंपनी खोल, उस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए डिसाइड किया गया है। और वो एक्टिविटी क्या हो सकती है, या तो हम जो कंपनी खोलने जा रहे हैं उस कंपनी के अंदर हम आर्ट को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, कॉमर्स को, रिसर्च को, एनवायरनमेंट को प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको तीन बातों में तीन कंडीशंस दे रखी है, वो तीन बातें आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी, किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। क्योंकि जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, तब तक आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स बाद में फाइल होंगे, पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के आना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप प्रूव करोगे कि आप इनमें से किसी एक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कंपनी खोलने जा रहे हो, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप इनमें से किसी एक ऑब्जेक्टिव को इनमें से किसी एक ऑब्जेक्टिव पे काम करोगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अप्लाई करेंगे, मतलब उस प्रॉफिट को हम मेंबर्स के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसा आपको बताना है। और तीसरी बात क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देगी, प्रोहिबिटेड है डिविडेंड पे करने से। तो ये तीन कंडीशंस, ये तीन बातें आपको माननी पड़ेगी। अगर ये बातें आप मानने को तैयार हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लाइसेंस इशूड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑन सच कंडीशंस एज इट डीम्स फिट allow that the person or association of persons to be registered as a limited company under this section without the addition of its to its name of word limited
or as the case may be, the words private limited and thereupon the registrar shall on application in the prescribed register such person or AOP as a company under this section. अब देखो ये कह रहा है कि अगर आप ये तीन बातों में, अगर आप इन तीन बातों में, कौन कौन सी तीन बातें, ये वाली तीन बातें, अगर आप इन तीन बातों में सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इशू कर देगा कि ठीक है आप लोग क्या कर लो, अपनी सेक्शन 8 कंपनी बना लो। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पढ़ेंगे इसके अंदर हम, वो सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और आरओसी के पास फाइल करने हैं। प्लस जो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस आया, परमिशन आई, ये भी आपको आरओसी के पास सबमिट करनी है ताकि आरओसी भी देख ले कि हमको परमिशन मिली हुई है। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक बात और बोल रहा है, ये कह रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के नेम के लास्ट में आपको लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो सेक्शन 8 कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में भी ओपन कर सकते हो और पब्लिक कंपनी के फॉर्म में भी ओपन कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, मर्जी हमारी है कि हमको सेक्शन 8 कंपनी जो ओपन करनी है वो प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में करनी है या फिर पब्लिक कंपनी के फॉर्म में करनी है। पर कह रहा है कि आप चाहे कैसे भी ओपन कर लो, आपको लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड एज द केस में भी वर्ड को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये वर्ड आप चाहो तो ना यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 2 पे, द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ लिमिटेड कंपनी। ये कह रहा है कि अगर हमने सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और हमारी कंपनी बन चुकी है, उसके बाद हमको वो सारे फायदे मिलेंगे और हमको वो सारी ऑब्लिगेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी जो एक लिमिटेड कंपनी की होती है। मतलब लिमिटेड कंपनी को जितने फायदे मिलते हैं वो सब हमको हमको मिलेंगे, और लिमिटेड कंपनी जितनी भी ऑब्लिगेशंस फॉलो करती है एज पर कंपनीज एक्ट 13, वो सभी ऑब्लिगेशंस हमको भी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, अ फर्म में बी अ मेंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। ये कह रहे हैं कोई फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकती है। ठीक है, इंडिविजुअल तो बन सकते हैं, नेचुरल पर्सन बन सकते हैं, साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनी की, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, ठीक है, एक सेक्शन 8 कंपनी है, मान लो उसको बने हुए 5 साल हो गए हैं, 5 ईयर से मार्केट में एक सेक्शन 8 कंपनी काम कर रही है, और आज वो कंपनी चाहती है कि हम हमारा एमओए या फिर एओए को ऑल्टर करें। ठीक है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी जो है वो अपना एमओए या फिर एओए दोनों में से कोई भी एक चीज या दोनों को ऑल्टर करना चाहती है, चेंज करना चाहती है। तो कह रहा है कि आपको ऐसा करने के लिए पहले किससे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेक्शन 8 कंपनी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के अपने एमओए को, अपने एओए को ऑल्टर नहीं कर सकती। सेकंड में लिखा हुआ है, फोर्थ का सेकंड बोल रहा है, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विद सच कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब। अब कह रहे हैं कि अगर हमने एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में कभी भी उस कंपनी को हम किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेक्शन 8 कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेक्शन 8 कंपनी को आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? ये बोल रहा है कि बिल्कुल पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हो। मतलब सेक्शन 8 कंपनी को हम अदर कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर कन्वर्जन के लिए जो भी कंडीशंस रहेंगी वो हमको फॉलो करनी पड़ेंगी, इतनी सी बात है बस। आगे बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में, वेयर इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ has been formed with any of the objects specified in clause A of subsection 1 and with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clauses B and C of that subsection, it may by license allow the company to be registered under this section subject to such conditions as the central government deems fit,
and to change its name by omitting the word limited, or as the case may be, the words private limited from its name, and thereupon the registrar shall, on application in the prescribed form, register such company under this section, and all the provisions of this section shall apply to that company. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक ऐसी कंपनी एक ऐसी कंपनी जो पहले से इनकॉर्पोरेट हो रखी है, एक ऐसी कंपनी जो पहले से इनकॉर्पोरेट हो रखी है, अगर उस कंपनी को हमें सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है उसको आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, कोई पब्लिक कंपनी है उसको आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो। अभी हमने पॉइंट नंबर 4 के सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था कि सेक्शन 8 कंपनी को क्या हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को क्या हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या इनका उल्टा, इनका अपोजिट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इनका वाइस वर्सा भी तो पॉसिबल है ना, कि प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पब्लिक कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ऐसा बोल रहा है पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी कंपनी जो पहले से कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, चाहे वो नए वाले एक्ट में रजिस्टर्ड हो चाहे पुराने वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है, अगर उस कंपनी को हम सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो वो कंपनी है जिसको हम सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी ये तीनों बातें मानने को तैयार है, ठीक है, ये तीनों बातें वो कंपनी मानने को तैयार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा कि ठीक है आप ये तीनों बातें मान लो, उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद आप कहाँ जाओ, आरओसी के पास जाओ और अपनी सेक्शन 8 कंपनी में उस कंपनी को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और आपको नया सीओ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अब आपकी कंपनी के नेम के आखिरी में आपको लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को इस्तेमाल करने की नीड नहीं है, ऐसा बोल रहा है पॉइंट नंबर 5। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 6 के अंदर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक the license granted to a company registered under this section if the company contravenes any of the requirements of this section or any of the conditions subject to which a license is issued, or the affairs of company are conducted fraudulently or in a manner violative of the object of the company or prejudicial to the public interest, and without prejudice to any other action against the company under this act, direct the company to convert its status and change its name, to add the word limited or the words private limited as the case may be to its name, and thereupon the registrar shall, without prejudice to any action that may be taken under subsection 7, on application in the prescribed form, register the company accordingly। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 6 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, हमने क्या किया, एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, मान लो 2010 के अंदर, 2010 में हमने एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, हमने क्या किया, उस कंपनी में कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर दी। इफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, ये पहली बात बोल रहा है, हमने क्या किया कि सेक्शन 8 कंपनी में कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, या फिर और एनी ऑफ द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इशूड, या फिर जिन कंडीशंस के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको लाइसेंस दिया था, हमने उनमें से किसी एक कंडीशन को या सभी कंडीशंस को वॉयलेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, या फिर हमारी कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो फ्रॉड तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं, मतलब हम फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लग गया, या फिर हम हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्टिव को वॉयलेट कर रहे हैं, या फिर हमारी कंपनी की जो एक्टिविटी है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ भी एक्टिविटी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगता है कि हमारी सेक्शन 8 कंपनी में इनमें से कोई एक काम हो रहा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, रिवोक कर सकती है,
ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर और पास करेगी कि इस सेक्शन 8 कंपनी को किसी अदर कंपनी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हमारी कंपनी पे ऑर्डर पास किया जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल करने का ऑर्डर पास किया जाएगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस कंपनी को बंद ना करें, ये कंपनी चलती रहे, पर इसको हम प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में चलने दें या पब्लिक कंपनी के फॉर्म में चलने दें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, तो फिर अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया उसमें क्या लिखा हुआ था कि सेक्शन 8 का इनका हम लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट की जाएगी। तो फिर हमको हमारी वो जो सेक्शन 8 कंपनी है उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो अब हम सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं रहे, तो हम अब प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे उसके अंदर। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना होता है, तो हमको अपनी कंपनी के नेम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आरओसी हमको एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा प्राइवेट कंपनी का। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 के अंदर। आगे बोल रहा है उसके बाद, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard। अब कह रहे हैं कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक करना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को पहले एक आखिरी बार बोलने का मौका देगी, अपने आप को सही साबित करने का मौका देगी। अगर हमने सही साबित कर दिया, कुछ ऐसे ग्राउंड, कुछ ऐसे रीजन प्रेजेंट कर दिए हमने सीजी के सामने, तो हम बच जाएंगे, हमारे सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक नहीं होगा। पर अगर आप कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाए, या जो रिप्लाई आपने फाइल किया उससे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर आपका लाइसेंस रिवोक होगा ही होगा। आगे बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ कॉपी ऑफ एवरी सच ऑर्डर शैल बी गिवन टू आरओसी। ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी सेक्शन 8 कंपनी पे पास किया है सेक्शन 8 का लाइसेंस रिवोक करने के लिए, उसकी एक कॉपी आरओसी के पास भी जाएगी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 के अंदर, वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड अंडर सबसेक्शन 6 द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर, if it is satisfied that it is essential in the public interest, direct that the company would be wound up under this act or amalgamated with another company registered under this section। अब कह रहे हैं कि हमने अभी सबसेक्शन 6 में क्या पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर देगी, प्लस उस कंपनी को किसी अदर कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो ऐसा होगा, या फिर क्या होगा, पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया गया है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो कंपनी आगे काम ना करे तो ही बेहतर है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए अच्छा क्या है कि वो कंपनी बंद कर दी जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंपनी को वाइंड अप भी कर सकता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो जो कंपनी है जिसका हमने लाइसेंस रिवोक किया है उसको हम किसी अदर सेक्शन 8 कंपनी से अमलगमेट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ऐसा भी कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द कंपनी इज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो कह रहा है कि ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जिसका लाइसेंस रिवोक हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस सेक्शन 8 कंपनी को या तो वाइंड अप करना चाहती है या किसी अदर सेक्शन 8 कंपनी से अमालगमेट करना चाहती है। ऐसा करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंपनी को एक आखिरी बार बोलने का मौका देगी कि बताओ आपकी कंपनी को हम वाइंड अप क्यों ना करें या किसी अदर सेक्शन 8 कंपनी से अमालगमेट क्यों ना करें। ठीक है, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 के अंदर। तो एक बार अभी हम सेक्शन जो पॉइंट नंबर 6 पढ़ा हमने और पॉइंट नंबर 7 पढ़ा, उनको हम कंबाइन करके देखते हैं कि उसमें क्या लिख के दिया हुआ है हमें। देखिए, तो जो पॉइंट नंबर 6 है और पॉइंट नंबर 7 है, उन दोनों में ही रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस की बात की गई है। आफ्टर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, दो में से कोई एक काम हो सकते हैं। ठीक है, दो नहीं, आप यहां भी लिखो। देखिए,
पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ था और पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ था? पॉइंट नंबर 6 तो बात कर रहा है कि अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया है, उसको हम उसके बाद कन्वर्ट इट इनटू एनी अदर कंपनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर पास करेगा रेवोकेशन के बाद? कि उस सेक्शन 8 कंपनी को जिसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है उसको किसी अदर कंपनी में कन्वर्ट किया जाए। और पॉइंट नंबर 7 में दो बात बोल रहा है, या तो वाइंड अप बोल रहा है या फिर अमलगमेट। अमलगमेशन। तो इनमें से कोई भी ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है उस सेक्शन 8 कंपनी के लिए जिसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है। ठीक है, ये बातें लिखी हुई थी पॉइंट नंबर 6 और 7 के अंदर। अब हम चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 8 पे। देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है? वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड अंडर सबसेक्शन 6 एंड वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट it is essential in the public interest that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section and having similar objects, then notwithstanding anything to the contrary contained in this act, the central government may by order provide that provide for such amalgamation to form a single company with such constitution, properties, power, rights, interest, authorities, and privileges, and with such liabilities, duties, and obligations as may be specified in the order. देखिए पॉइंट नंबर 8 में जो लिखा है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहे हैं। एक एबीसी सेक्शन 8 कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है एबीसी, ये सेक्शन 8 कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस रिवोक करने का ऑर्डर पास किया। इस सेक्शन 8 कंपनी का सीजे ने क्या कर दिया? लाइसेंस रिवोक कर दिया। और एक अनदर सेक्शन 8 कंपनी है जिसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड। अब ये एबीसी कंपनी है, इसमें एसेट्स भी होंगे और लाइबिलिटीज भी होंगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी क्या होंगी? एसेट्स होंगी, साथ ही साथ लाइबिलिटीज भी होंगी। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इस एबीसी कंपनी को ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि इस एबीसी कंपनी को अमलगमेट किया जाए। इसके साथ? इस कंपनी के साथ। ठीक है, इनको क्या कर दो? अमलगमेट कर दो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं की। मान लो इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, और इस कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। दोनों ही कंपनी क्या करती है? स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मार्केट में सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में काम कर रही थी। पर एबीसी कंपनी का लाइसेंस क्या हो चुका है? रिवोक हो चुका है। जबकि एक्स वाई जेड कंपनी ओके चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर क्या पास किया? लाइसेंस रिवोक कर दिया एबीसी कंपनी का, और साथ में क्या बोला कि इस एबीसी कंपनी को एक्स वाई जेड कंपनी के साथ अमलगमेट कर दो, मिला दो। ठीक है, तो उसमें आगे क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 के अंदर कि एबीसी कंपनी के जो एसेट्स हैं वो किससे मिल जाएगी? एक्स वाई जेड की एसेट्स के अंदर एड ऑन हो जाएगी। और एबीसी कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं वो एक्स वाई जेड की लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये बातें बोल रहे हैं वहां पे। तो एबीसी कंपनी के जो भी राइट्स होंगे, जो भी ड्यूटीज होंगी, जो भी ऑब्लिगेशन होंगी, जो भी एसेट्स होंगी, जो भी लाइबिलिटीज होंगी, वो सब की सब इसमें मिल जाएंगी। एक्स वाई जेड कंपनी की लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, एसेट्स लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसा पूरा पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद आगे देखिए पॉइंट नंबर 9 के अंदर, इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन देयर रिमेन्स आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स डेट्स एंड लायबिलिटीज एनी एसेट, they may be transferred to another company registered under this section and having similar objective. Subject to such conditions as the tribunal may impose or may be sold and proceeds thereof credited to the insolvency and bankruptcy fund formed under section 224 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक सेक्शन 8 कंपनी थी, एक सेक्शन 8 कंपनी थी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया। रिवोक क्यों किया? उस कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, या सेक्शन 8 कंपनी के जो प्रोविजंस थे उनको फॉलो नहीं किया। ठीक है, मतलब कोई भी गड़बड़ कर दी जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंपनी का लाइसेंस क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। उसके बाद रिवोक करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंपनी के फेवर में कौन सा ऑर्डर पास किया? देखिए, उस कंपनी के फेवर में वाइंड अप का ऑर्डर पास किया। अब हम वाइंड अप की बात कर रहे हैं, अभी हमने किसकी बात की थी? अमालगमेशन की बात की थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वाइंड अप की बात कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी थी, उसका लाइसेंस रिवोक किया गया। रिवोक करने के बाद उस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपको हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रहते हो, अगर आप कंटिन्यू रहते हो मार्केट के अंदर, तो वो पब्लिक के लिए नुकसानदायक है। तो पब्लिक की नजरों में आपको बंद करना ही सबसे बढ़िया डिसीजन है, ऐसा सीजी ने सोचा और उस कंपनी को बंद किया गया। बंद करने के बाद उस सेक्शन 8 कंपनी के जो लाइबिलिटीज थे वो पे की गई होंगी। ठीक है, बंद करने से पहले उस सेक्शन 8 कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ किया गया होगा और एसेट्स को सेल आउट किया होगा। ठीक है, एसेट्स को सेल किया, लाइबिलिटीज पे की। ये कह रहे हैं कि फिर भी अगर कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा निकलती है, कंपनी के पास पैसा बच जाता है लाइबिलिटीज पे करने के बाद भी, तो उस एक्स्ट्रा मनी का या उन एक्स्ट्रा एसेट्स का क्या किया जाएगा, उसकी बात कर रहा है पॉइंट नंबर 9। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ इन्होंने, दोबारा पढ़ते हैं इसको। इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन देयर रिमेन्स after satisfaction of its debts and liabilities any asset they may be transferred to another company। ये कह रहा है कि लाइबिलिटीज पे करने के बाद अगर उस सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम बंद करने जा रहे हैं उसकी लाइबिलिटीज पे करने के बाद भी उस कंपनी के पास कुछ एसेट्स बचती हैं जो एक्स्ट्रा थी, तो उन एसेट्स का क्या किया जाएगा? किसी अदर सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाएंगी वो एसेट्स। पर ध्यान रहे, जिस अनदर सेक्शन 8 कंपनी को वो एसेट्स ट्रांसफर की जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव सेम वैसा ही होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव उस वाइंड अप होने वाली कंपनी का था। ठीक है, देखो लिखा हुआ इन्होंने, रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी की बात हो रही है, में इम्पोज और में बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स देयरऑफ, या फिर ऐसा किया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा, उन एसेट्स को मार्केट में सेल आउट किया जाएगा। देखो, अगर एसेट्स एक्स्ट्रा बचती हैं तो या तो उन एसेट्स को किसी अनदर सेक्शन 8 कंपनी को दे दिया जाएगा जिसका ऑब्जेक्टिव सेम होगा, या फिर उन एसेट्स को मार्केट में सेल किया जाएगा और सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे वो पैसे कहाँ रखे जाएंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड के अंदर वो पैसे जमा करवा दिए जाएंगे, मतलब सरकार के खाते में वो पैसे चले जाएंगे। ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 9। आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 10, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल अमलगमेट ओनली विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक सेक्शन 8 कंपनी को किसी अनदर सेक्शन 8 कंपनी से अमलगमेट होना है तो क्या हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है, बस इस बात का ध्यान रहे कि दोनों सेक्शन 8 कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लो एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। एक दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो क्या दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है? सेम नहीं है। तो क्या दोनों कंपनीज आपस में अमलगमेट हो सकती है? मिल सकती है? सर नहीं मिल सकती। अमलगमेशन करने के लिए दोनों सेक्शन 8 कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिमिलर होना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। आगे आओ पॉइंट नंबर 11 में, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रोविजंस के अंदर।
देखिए पॉइंट नंबर 11 क्या बात कर रहा है। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग with any of the requirements laid down in this section, the company shall, without prejudice to any other action under the provisions of this section, be punishable with fine which shall not be less than rupees 10 lakh, but which may extend to 1 crore rupees. And the directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 25 lakh rupees, or with both. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बात कर रहे हैं पेनल्टी की। ठीक है, यहाँ किसकी बात की जा रही है, यहाँ पेनल्टी की बात की जा रही है। इसको थोड़ा सा ठीक लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर सेक्शन 8 का वोलेशन होता है, अगर सेक्शन 8 का वोलेशन होता है तो क्या क्या पेनल्टीज आएंगी और किन के ऊपर पेनल्टी आएंगी। तो दो बातें की जा रही है कि अगर सेक्शन 8 का वोलेशन होता है तो पेनल्टी कंपनी पे भी आएगी, साथ ही साथ एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट प्लस डायरेक्टर, इन पर भी पेनल्टी आएगी। अब देखो पेनल्टी क्या दे रखी है हमको, सबसे पहले बात कर रहे हैं कंपनी की पेनल्टी की। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं कंपनी की पेनल्टी की कि अगर कंपनी ने वॉयलेशन किया तो कंपनी पे पेनल्टी कितनी आएगी, कंपनी पे फाइन आएगा। कितना आएगा, कम से कम 10 लाख का और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का। तो लिख दो यहाँ पे कंपनी पे पेनल्टी क्या है, फाइन, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कितना है 10 लाख का और मैक्सिमम कितना है 1 करोड़ का। ठीक है, कंपनी की पेनल्टी हो गई। अब आ जाओ वो लोग जो उस डिफॉल्ट में शामिल थे, कंपनी के वो ऑफिसर, कंपनी के वो डायरेक्टर जो उस डिफॉल्ट में शामिल थे, उनके ऊपर क्या कुछ पेनल्टी आएगी। इनके ऊपर फाइन भी है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, और बोथ भी हो सकता है। फाइन कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम फाइन इनके ऊपर है 25,000 का, मैक्सिमम कितना है 25 लाख का। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट कितनी है, मैक्सिमम 3 साल की है आई थिंक। जो इम्प्रिजनमेंट है वो ओनली मैक्सिमम दे रखी है आपको, कितनी, 3 साल की। या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेनल्टी दे रखी है किस चीज की, अगर सेक्शन 8 का वोलेशन होता है तो उसकी, ये ओनली एंड ओनली सेक्शन 8 के वोलेशन की पेनल्टी है, तो इतनी हैवी दे रखी है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्लास में अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे आगे। अभी सेक्शन 8 हमारा पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत टॉपिक और पेंडिंग पड़ा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए इस क्लास में इतना ही सफिशिएंट है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।